हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माइंड ब्लोइंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है ज्ञानंद, मैं पढ़ाता हूँ आपको केमिस्ट्री में हमारा चल रहा था चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री में आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंडलिक का अधिशोषण समतापी, फ्रेंडलिक आइसो एडजॉर्प्शन आइसोथर्म, इस पर चर्चा करने वाले हैं। ये साइंटिस्ट का नाम है, साइंटिस्ट ने अपना जो आइसोथर्म दिया वो उन्हीं के नाम पे रख दिया गया। इन्होंने बताया बेटा जी, इन्होंने बताया जो एक्स और एम ये अधिशोष्य की मात्रा है, ये अधिशोषक की मात्रा है। बात को समझो, एक्स क्या है? अधिशोष्य की मात्रा है। ये क्या है? अधिशोषक की मात्रा है। इनका जो रेशियो होता है अर्थात एक्स अनुपात एम वो समानुपाती होता है पी के, और पी की पावर वन बाई एन के, पी की पावर 1/n के। समझ रहे हो? अब इसे खोलेंगे तो के लगा देंगे, मतलब जो अधिशोष वो हमने पढ़ा था ना, दाब बढ़ाने पर किसी की अधिशोषण की मात्रा क्या होती है? अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है। तो x अनुपात m जो यहाँ पे होगा ये क्या है? अधिशोष की मात्रा, अधिशोष की मात्रा। ये क्या है? अधिशोषक की मात्रा। ये अधिशोषक की मात्रा। इन दोनों का रेशियो क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है, अधिशोषण कहलाता है। तो अधिशोषण किसके समानुपाती होगा? पी के, और पी की पावर कितनी होगी? n, 1/n हो गई। 1 बेटा जी क्या होगी? n होगी। ये सब, और यहाँ पे एक नियतांक के क्या आ जाएगा? नियतांक आ जाएगा। यहाँ पे जो k और n है वो दोनों नियतांक हैं। k और n जो हैं दोनों नियतांक हैं। समझ गए? समझ गए? P क्या है? गैस का दाब है। P क्या है? जहाँ P बराबर गैस का दाब, और ये x और m तो बता ही दिया मैंने क्या है। और n क्या है? k क्या है? k एक स्थिरांक है, नियतांक है। k क्या है? एक नियतांक है। n भी क्या है? n भी एक तरह की स्थिरांक है, लेकिन n की वैल्यू अलग अलग डिफरेंट हो सकती है डिफरेंट टेम्परेचर के लिए। ये क्या है? स्थिरांक है। समझ गए बेटा जी? n कामा के क्या है? स्थिरांक है। इसको रफ कर दे, इतना लिख लेंगे आप, आगे हम बताते हैं फिर। देखो, जो आया था x अनुपात m बराबर k p 1/n, दोनों तरफ लाग लेने पर, दोनों पक्षों में लाग लेने पर, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। चलो क्या हो जाएगा? लॉग x m बनेगा, फिर क्या बनेगा? लॉग k p ये बनेगा। अब log a इंटू बी हो गया, इसको a माने इसको b माने पूरे को, तो log a इंटू बी हो गया। log a प्लस log b, यही तो होता है फार्मूला। तो क्या बन जाएगा? log x अपान m log k प्लस log p, इतना बन जाएगा। इतना ही बन जाएगा ना बेटा जी? लेकिन अब इसको और बना सकते हैं, log m की पावर n हो जाएगा, ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा। log x बटे m log k प्लस 1/n log p, ये कितना m की पावर n हो जाएगी? ये m हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? n log m की पावर n क्या होता है बेटा जी? n log m, तो 1/n
log p हो जाएगा, ये आ जाएगा। आप समझ गए होंगे इतना। चलो इसको अगर हम सरल रेखा के समीकरण से तुलना करें, हम 10th वगैरह में पढ़ी होगी ये चीज़, हम बता, इससे अगर तुलना करें हम बेटा जी, log p m y बराबर c प्लस एम एक्स से तुलना करें तो क्या, y एक्सिस पर ये वैल्यू आएगी, c पर क्या होगी, log k होगा, m क्या होगा 1/n होगा, x की जगह पर क्या आएगा बेटा जी, log p आएगा। तो अगर इसके लिए हम ग्राफ बनाना चाहें, इतना आप लिख लो, फिर ग्राफ बनाते हैं, इतना लिख लो बेटा जी, फिर ग्राफ बनाते हैं। लिख लिया, चलो अब ग्राफ बनाते हैं, इधर रफ कर दें, इधर रफ कर देते हैं। इसके लिए ग्राफ खींचते हैं। ये कौन सा एक्स एक्सिस है, ये log p है यहाँ पे, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ये कौन सी, ये एक्स एक्सिस है, और एक वाई एक्सिस। हम एक्सिस बदल भी सकते हैं, देखो एक्स वाई अक्ष पर क्या होगा, एक्स बाई एम, ये हमारा एक्स वाई अक्ष है, ये हमारा क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स बाई एम वाई की जगह पे हो जाएगा, एक्स की जगह पर क्या आएगा, पी आएगा, सी की जगह पर, सी तो हमारा क्या है, अंताखंड है, सी क्या है, अंताखंड है, एम क्या है, एम ढाल है, अंताखंड कितना है, के है, अंताखंड कितना है बेटा जी, के है। मान लो यहाँ तक क्या है, ढाल है, तो ढाल कैसा है, ढाल यहाँ पे पॉजिटिव है, n/1, m की जगह पर क्या है, n/1, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे होगा, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये के आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, के, ये क्या है, अंताखंड, समझ गए। ये यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ढाल है बेटा जी, क्या है, ढाल, ढाल बराबर क्या है, 1/n। ये एक ग्राफ बन जाएगा, समझ गए, ये एक ग्राफ बन जाएगा, समझ गए। अब हम इसके लिए n की वैल्यू डिफरेंट करके देखेंगे, n की वैल्यू क्या क्या करके देखेंगे, डिफरेंट करके देखेंगे। जैसे कि ये तो इसके तुलना से ये ग्राफ बन गया, ये भी लाग भी यहाँ पे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, log x/n, log और log p के लिए समतापी वृक्क, फ्रेंडलिक का समतापी वृक्क है ये, अच्छा समतापी का ग्राफ है ये, ठीक है। यहाँ पे ढाल क्या होती है, n भाई, यहाँ पे सब ऑब्जेक्टिव बन जाते, क्वेश्चन पूछ लेगा फ्रेंडलिक के समतापी के लिए ढाल की वैल्यू, ढाल का मान क्या होता था, n/, दे देगा, n/n था कि -n/n था कि +n/n था, ठीक है, कि log p था, कुछ भी दे सकता है XYZ, इस तरह से ऑब्जेक्टिव बन जाता है, ठीक है। और भी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, बस जैसे एक ये वाला बहुत सारे सवाल पढ़े हैं ना बेटा जी, बहुत सारे सवाल पढ़े हैं, तो उनमें भी जैसे कि प्रथम कोड अपक्रिया के लिए एक समीकरण देखा था हमने, आरएनएस का समीकरण देखा, तो उससे भी ये तुलना करके पूछ लेता है ढाल वगैरह, कि ढाल क्या होगा, ढाल क्या होता है, m होता है, ठीक है, समझ गए। उससे तुलना करके हम यहाँ पे बता सकते हैं प्लस में होगा कि माइनस, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप तुलना करके आराम से बता सकते हैं। समझ आ गई बात बेटा जी, समझ आ गई बात बेटा जी। चलो एक अगला ग्राफ देखते हैं जो फ्रेंडलिक ने दिया था। ठीक है, ऐसे मान लो ये ए वाला हिस्सा है, ये बी वाला हिस्सा है बेटा जी,
और ये मान लेते हैं सी वाला हिस्सा। ये वाला कहाँ है, यहाँ पे डॉट, ये अंतर समझना, यहाँ पे डॉट डॉट नहीं, यहाँ पे डॉट है, यहाँ पे डॉट डॉट है। ठीक है, समझ गए। इसको थोड़ा सा हम साइड कर लेते ताकि हमारे समझने में आसानी रहे। ठीक है बेटा जी, चलो अब इसको देखो, यहाँ पे जो अलग वैल्यू होती है, यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो अलग होती है। ये समझ लो ए का हिस्सा है, ये बी का हिस्सा है, ये क्या है, सी का हिस्सा है। ए के हिस्सा के लिए एक्स बाई एन क्या होता है, एक्स बाई एम जो होता है यहाँ पे, और यहाँ पे देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है, सीधी सरल रेखा है, सीधी सरल रेखा है तो सीधे सीधे समानुपाती होगा के पी की। समझ गए, वो सभी कैसे होगा अभी आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे झुकाव आ रहा है, यहाँ पे क्या हल्का सा चढ़ाव, उतार चढ़ाव आ रहा है, तो एक्स बाई एम क्या होगी, के पी की पावर एन बाई 1/n के होगी, इस पे बराबर होगी। यहाँ के लिए क्या होगी, एक्स बाई एम, यहाँ पे देखो प्रेशर कोई, यहाँ पे देखो, ये देखो एक्स बाई एम के लिए इधर एक्स बाई एम है, इधर प्रेशर है, इधर क्या हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, इधर क्या एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है ऊपर। समझ गए, समझ गए। यहाँ पे एक्स बाई एम की वैल्यू क्या है, के, और पी की पावर 0 है, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे देखो, प्रेशर बढ़ रहा है क्या, प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया, प्रेशर क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया है। वहाँ पे प्रेशर चाहे जितना बढ़ाओ वो वैल्यू अब नहीं बढ़ने वाली, 0। पी की पावर 0 होगा तो किसका वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी, यानी कि ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी, यहाँ पे जो वैल्यू होगी एक्स बाई एम की, वो क्या होगी, के इक्वल होगी। ये चीज़ ध्यान रखना, समझ गए। अब ये कम ताप पे होगा, ये मध्य ताप पे होगा, या उच्च ताप पे होगा, ये कैसे होगा, उच्च ताप पर होगा। समझ गए। और यहाँ पे देखो टेम्परेचर, यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक्स बाई एम की वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई। देखो सीधी रेखा जा रही है, अब यहाँ पे जा रही तो बढ़ती, यहाँ भी बढ़ ही रही थी, और यहाँ पे देखो नियत हो गई, अब इससे आगे बढ़ ही नहीं रही। मतलब जब ऊपर को जाएगा ग्राफ तभी तो कहेंगे कि एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ रही है, लेकिन ऊपर को जाने पर बढ़ नहीं रही। दाब हम चाहे जितना बढ़ाते चले जाएँ, दाब बढ़ा रहे हैं हम, लेकिन ये ऊपर को ग्राफ नहीं जा रहा है, अर्थात एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ नहीं रही है, दाब भले ही बढ़ा रहे हैं हम। ध्यान से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है। दाब हम भले बढ़ा रहे हैं, देखो दाब बढ़ रहा है, इधर को आ रहा है तो, लेकिन ऊपर को क्या ग्राफ जा रहा है, क्या एक्स बाई एम क्या ऊपर के, ऊपर को है ना, एक्स बाई एम ऊपर के लिए है ना, ऊपर को जा रहा है क्या, ये स्ट्रेट सीधी लाइन आ रही है, ऐसे सीधी रेखा आ रही है। एक्स बाई एम की वैल्यू, एक्स बाई एम की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, लेकिन प्रेशर हम बढ़ा रहे हैं बहुत ज़्यादा, तब भी नहीं बन रही है, बढ़ रही है एक्स बाई एम की वैल्यू। अर्थात यही है, कुछ निश्चित ताप पर तो बढ़ती है वैल्यू एक्स बाई एम की, लेकिन कुछ एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जहाँ पर एक्स बाई एम की वैल्यू बढ़ना बंद हो जाती है, अर्थात वो साम्यावस्था में आ जाता है। किस में आ जाता है बेटा जी, साम्यावस्था में आ जाती है। ठीक है, कुल मिला के जितना सरफेस होगा उतना ही तो एडजॉर्प्शन होगा, अधिशोषण उतना ही तो होगा। मान लो ये कोई हमने ले लिया, ये कोई हमने ले लिया, इस पर कोई गैस आ रही, इस पर कितना प्रेशर लगा ले, इतनी गैस इकट्ठा होगा, इतनी गैस, इसका जो सरफेस था वो पूरी तरह से एरिया इसका कवर हो चुका है। अब इसमें कोई जगह बची नहीं है, इसमें कोई जगह बची नहीं है, तो क्या होगा, अब और प्रेशर लगाएंगे तो और इस पर धक्का लगेगा तो डी एडजॉर्प्शन होगा। समझ रहे हो, विशोषण होगा, अधिशोषण तो होगा, विशोषण भी साथ साथ होगा। जितना अधिशोषण होगा उतना ही विशोषण होगा, मतलब जितने अणु छोड़ेंगे सरफेस को उतने ही अणु आके फिर जगह घेर लेंगे। तो ये तो उतना ही हो रहा है ना, एक्स बाई एम अधिशोषण उतना ही हो रहा है, क्योंकि एरिया भी सीमित हो गया है ना यहाँ पे, ऐसा हो जाता। फिर चाहे जितना दाब लगा लो, यहाँ पे और अधिक अधिशोषण होने वाला नहीं है, उतना ही रहेगा। समझ गए, ऐसा होता है। तो अलग अलग कंडीशन पे ये होता है, ये ग्राफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी। और ताप क्या होता है, टी स्थिर है, टी क्या है, इसके लिए स्थिर है। ठीक है, जो ए वाला भाग है, ये वाला भाग जो ए वाला है, भाग ए, इसमें क्या है, इस स्थान पर दाब क्या है, कम है। यहाँ पे देखो दाब अभी क्या है, दाब यहाँ तक आया है, फिर दाब यहाँ तक आ गया है, फिर दाब आगे और बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ तक तो दाब काफ़ी कम है। यहाँ तक दाब क्या है, इस स्थान पर दाब, इस स्थान पर दाब
कम है। ठीक है बेटा जी, दाब कम है तो क्या होगा, इसलिए क्या होगा, जो x बाई एम होगा वो समानुपाती होगा पी के, सीधे सीधे पी के। जितना ज़्यादा भाई प्रेशर यहाँ इसके लिए, तो जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा, जितने प्रेशर बढ़ाते चलेंगे उतने ही वैल्यू x बाई एम की बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पे नीतांक लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बाई एम के पी, ये बराबर इसके कम ताप के लिए, कम दाब के लिए ये वैल्यू होगी x बाई एम की। समझे अब? ठीक है, यही चीज़ हमने लिखा है, यही चीज़ हमने लिखा है। अब भाग बी की बात कर लेते हैं। भाग बी की, ये वाले भाग की, देखो इस वाले भाग की, भाग बी। इस दाब में क्या, इस स्थान पर क्या है दाब, इस स्थान में दाब ना तो कम है ना तो अधिक है, मतलब मध्य है। दाब ना तो कम है ना ही अधिक है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा, x बाई एन किसके समानुपाती होगा, x बाई एम p की पावर n बाई एन के समानुपाती होगा। n की वैल्यू यहाँ पे डिफरेंट हो सकती है, कितनी हो सकती, कितनी नहीं, ये अभी हम देखने वाले। तो यहाँ पे समानुपाती लगाएंगे, क्या बन जाएगा, k p। जब n की वैल्यू क्या रख देते हैं, 0 रख देंगे, तो 0 से ये तो इनफाइनाइट बन जाएगा। अभी देखते हैं n की वैल्यू अगर हम n बराबर 1 रखें तो x बराबर क्या बनेगा, k p की पावर 1 बनेगी, यही तो बनेगा। ये तो कम दाब पर हो गई, यहाँ पे तो 0 था, यहाँ पे ये मैक्सिमम हो गया। यहाँ पे क्या होगा, p n की वैल्यू 1 रखेंगे, 1/1 होगा तो 1 ही होगा ना, यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, x बाई एम की वैल्यू अगर हम n बराबर 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, x बाई एम के p की पावर n बाई 0 क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो क्या आ जाएगा, x बाई एम के p की पावर इनफाइनाइट हो जाएगी, मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा जी, मैक्सिमम हो जाएगा। समझ रहे हो, प्रेशर क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, जो यहाँ पे आ जाएगा। चाहे फिर प्रेशर चाहे जितना बढ़ा लो, वैल्यू इतनी ही रहेगी, वैल्यू इतनी ही रहेगी। ठीक है, समझ गए? तो n की वैल्यू इनके बीच में भी हो सकती है, 0 से 1 से तो बड़ी होगी n की वैल्यू, और मैक्सिमम कितनी बड़ी हो सकती है, इनफाइनाइट। n की वैल्यू इतने में ही बीच में रहेगी, n की वैल्यू 1 से ना कम हो सकती है ना अनंत से ज़्यादा, इनके ही बीच में रहेगी। नहीं सॉरी, 0 से, ठीक है, 0 से 1 के बीच में। n का मान 0 से 1 के मध्य होगा, n का मान 0 से 1 के मध्य होगा। जब ये वैल्यू कब आएगी, ये वाली वैल्यू कब आएगी, 0 कब आएगा बेटा जी, 0 कब आएगा, जब n की वैल्यू कितनी रखोगे, जब n की वैल्यू कितनी रख दोगे तब 0 आएगा। n की वैल्यू जब आप रख दोगे, n की वैल्यू जब आप इनफाइनाइट रख दोगे, ठीक है, जब प्रेशर इनफाइनाइट हो जाएगा तब ये 0 आ जाएगी। अर्थात जब मैक्सिमम प्रेशर लगा लेंगे तब दाब का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। बात को समझो, जब n की वैल्यू क्या रख दोगे, इनफाइनाइट रख दोगे, ठीक है, क्या रख दो, इनफाइनाइट, तब क्या हो जाएगी, p की पावर 0 हो जाएगी। समझ आ गई बात? फिर चाहे प्रेशर मैक्सिमम हो जाएगा इनफाइनाइट तो p की पावर 0 हो जाएगी, अर्थात p से कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। अर्थात यहाँ पे जो x बाई एम का रेशियो होगा वो k के बराबर होगा। समझने की कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। k के बराबर होगा, k के बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्रेशर खत्म ही होगा, अर्थात प्रेशर का यहाँ पे कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अर्थात कितना ही दाब हम क्यों ना बढ़ा लें, अधिशोषण की मात्रा कांस्टेंट हो जाएगा, नियत हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। समझ गए? समझ गए? तो भाग सी के लिए लिखना चाहेंगे तो आप यही लिख लेंगे, भाग सी इस स्थान पर दाब
अधिकतम है। क्या है बेटा जी? दाब क्या है? अधिकतम है। दाब क्या है? अधिकतम है। दाब अधिकतम है तो n बाई एन की वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, तो p की पावर 0 बन जाएगा। ठीक है, तो x बाई एम क्या हो जाएगा? k के बराबर हो जाएगा। अर्थात यहाँ से p पे कोई मतलब नहीं रह जाता। दाब चाहे जितना बढ़ा लें तब ग्राफ यहाँ पे देखो सीधा ही आता है, इसीलिए वन बाई एन की वैल्यू 0 लेंगे यहाँ पे। समझ गए? क्योंकि ग्राफ से दिख रहा है, सीधा ही ग्राफ आता है। ठीक है, ये सब फ्रेंडलिक ने देखा, एक्सपेरिमेंट किया, तो फ्रेंडलिक ने ये सारी बातें बताई। इसी को कहते हैं फ्रेंडलिक का समतापी रकम। ठीक है, भाग सी के लिए जब n/1 की वैल्यू 0 होगी तो क्या आएगा? तो याद रखना n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक? 0 से 1 तक ही रहती है इस फ्रेंडलिक में। समझ गए? फ्रेंडलिक के अधिशोषण समतापी में n की वैल्यू 0 से 1 तक ही वेरी करती है। समझ गए? चलो, ठीक, तो n कितना हो सकता है? शून्य से एक के मध्य हो सकता है। ये चीज़ लिख लेना आप, हो सकता है। समझ गए? समझ गए? तो अर्थात 1 से तो बड़ा हो गया n की वैल्यू और शून्य इनफाइनाइट से छोटा होगा। इतने से इतने के मध्य में वैल्यू करे। इनके मध्य भी हो सकता है, इनके बीच में भी हो सकता है, वो हमने बताया है। पॉइंट में भी आ सकती है इसकी वैल्यू। ठीक है, ये हो गया आपका फिनिश, ये हो गया ख़त्म। अधिशोषण वाले कॉन्सेप्ट हमारे हो गए ख़त्म बेटा जी। ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट हो गए हमारे ख़त्म। अगला आ जाता है उत्प्रेरण। अगला आ जाता है उत्प्रेरण। क्या आ जाता है? उत्प्रेरण। कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ ही लेते हैं। कैटालिसिस, हेडिंग डालो उत्प्रेरण। थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला यही टॉपिक था बेटा जी। अब दिमाग लगाने वाले नहीं, आसान से ध्यान से सुनो कि बस समझ में आ जाएंगे। कैटालिसिस देखो, उत्प्रेरण समझने के पहले उत्प्रेरक समझ लो। ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटा या बढ़ा देते क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते। पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं परंतु अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। ध्यान से सुनना, अभिक्रिया में भाग नहीं लेते किंतु अभिक्रिया के वेग को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। तो यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है, यह क्रिया उत्प्रेरण कहलाती है। समझ गए? समझ गए? समझ गए? ये चीज़ लिख लेंगे आप। समझ गए? पोटेशियम क्लोराइड को हम उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, मैग्नीज डाइऑक्साइड की उपस्थिति में। समझे? तो हमें ऑक्सीजन मिलती है। उदाहरण में लिख लेंगे बेटा जी। ये क्या है? पोटेशियम क्लोरेट। इसे हम क्या करते हैं? हीट करते हैं। उत्प्रेरक MnO2 के प्रेजेंस में क्या करते हैं? हीट करते हैं। तो क्या बन जाता है? कैल्शियम क्लोराइड तथा ऑक्सीजन गैस। ऐसे तो ये उत्प्रेरक न मिलाया जाए तो घंटों लग जाते हैं इस रिएक्शन को होने में। एक्सपेरिमेंटली देखा गया है ऐसा कि इसमें उत्प्रेरक न डाले हम ये वाला, तो इसे 3-4 घंटे लग जाते हैं मैक्सिमम। लगभग 4 घंटे लगते हैं इस अभिक्रिया को ऑक्सीजन निकालने में, ये चीज़ बनने में। अगर उत्प्रेरक डाल देते हैं तो कुछ ही मिनटों में हो जाती है, कुछ ही मिनटों में हो जाती है। इतना उत्प्रेरक का प्रभाव होता है। समझ गए? ये उदाहरण लिख सकते हैं। यहाँ पे ये उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ा रहा है। समझ गए? यह उत्प्रेरण का उदाहरण हो गया। समझ आ गई बात? अब उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। समांगी उत्प्रेरण, विषमांगी उत्प्रेरण। हेडिंग डालो बेटा जी, समांगी उत्प्रेरण।
प्रकार नहीं लिख, ये है, ये पढ़ना है, ऐसे पूछ लेता है। प्रकार तो होते कई प्रकार के, ठीक। उत्प्रेरणा की क्रिया कई प्रकार के होते, लेकिन कितने तरह के उत्प्रेरक के आधार पर हो सकती हैं ये अभिक्रियाएँ, उत्प्रेरण वाली अभिक्रियाएँ कितने प्रकार की हो सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ हमें जानना है। तो हेडिंग डाल लो समांगी उत्प्रेरण, होमोजीनस कैटालिसिस, होमोजीनियस, ठीक है, कैटालिसिस, समांगी उत्प्रेरण। क्या बोला मैंने? समांगी उत्प्रेरण, समांगी उत्प्रेरण। इसमें क्या होगा? सम मतलब क्या होता है? समांगी बोले ना, समांगी अनेक कुछ ना कुछ समान होगा इसमें। इस उत्प्रेरण में क्या होगा? कुछ ना कुछ समान होगा। यहाँ पे जो अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक होते हैं बेटा जी, वो सभी अवस्था क्या होती है? एक ही होती है। वो सभी किस अवस्था में होते हैं? एक ही अवस्था के होते हैं, समझ गए? वो सभी परस्पर मिलकर क्या बनाते हैं? समांग मिश्रण बनाते हैं। समांग मतलब एक समान मिश्रण। जैसे कि सल्फ्यूरिक अम्ल ले ले, ऑक्सीजन ले ले, और उत्प्रेरक ले ले नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, समझ गए? जैसे कि SO2 ले ले, और क्या ले ले? ऑक्सीजन ले ले, उत्प्रेरक क्या ले ले? NO ले ले। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या बोलेंगे? ये उत्प्रेरक कौन सा है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो क्या बने? SO2, SO3 बनता है, सॉरी SO3 लिखे, SO3 बनता है। ये उत्प्रेरक की प्रजेश में ही होती है। यहाँ पे ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। जब तीनों अभिकारक, ये भी गैस है, ध्यान देना, ये भी गैस है। मतलब अभिकारक तथा उत्प्रेरक जब एक ही प्रवस्था में हो तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक एक ही प्रवस्था या अवस्था में हो, ठीक है, तो उसे समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। यहाँ पे अभिकारक लिख लेंगे, अभिकारक SO2, O2 तथा उत्प्रेरक NO नाइट्रिक ऑक्साइड तीनों गैसीय अवस्था में हैं, अतः यह समांगी उत्प्रेरण है। समझिए, और भी बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं, ठीक है। लिक्विड हो सकते हैं, ठीक है, सॉलिड हो सकते हैं। समझ गए बेटा जी? समझ गए बेटा जी? CO2 वाला भी एग्जाम्पल हो सकता है। CO + O2 = CO2। उत्प्रेरक क्या होता है? NO उत्प्रेरक ही होता है, इसमें भी NO। चलो छोड़ो, बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। अगला है विषमांगी उत्प्रेरण। अगला कौन सा आ जाता है बेटा जी? विषमांगी उत्प्रेरण। क्या आ जाता है? विषमांगी उत्प्रेरण। आशा करते समझ में आ रहा है। विषमांगी उत्प्रेरण में क्या होगा? अभिकारक और ये सभी क्या भिन्न भिन्न प्रावस्था में होंगे, ठीक है। हेट्रोजिनस हेट्रोजिनस मतलब हेट करते हैं, मतलब एक जैसे नहीं हो सकते, ये ऐसे समझ लिया करो। हेट्रोजिनस कैटालिसिस। विषमांगी उत्प्रेरण जब अभिकारक उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में, अभिकारक उत्प्रेरक अलग अलग प्रवस्था में हो तो उसे क्या कहते हैं? हेट्रोजिनस या विषमांगी उत्प्रेरण कहते हैं, ठीक है। उदाहरण लिख सकते हैं आराम से हम। एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले जो हमने लिखा है उसको लिख सकते हैं, ठीक है। और नहीं तो अगला भी लिख सकते हैं, जैसे अमोनिया हाइब्रिड वाला लिख सकते हैं। N2 + H2 किसकी प्रेजेंस में? आयरन ये उत्प्रेरक का काम करता है, यहाँ पे NH3 बनाता है। ये तो ठोस है, ये सॉलिड में है, ये गैस है, ये भी गैस है। अलग अलग व्यवस्था हो गई ना बेटा जी। ये भी गैस ही बन रही है, लेकिन उत्प्रेरक क्या है? भिन्न है। उत्प्रेरक ठोस में है, समझ गए? ये क्या होगा? विषमांगी उत्प्रेरण का उदाहरण होगा, समझ गए? और पोटेशियम क्लोरेट वाला जो उदाहरण दिए थे हमें, वो भी हो जाता है इसमें। समझ आएगा बेटा जी बात? दिए थे ना अभी KClO3 वाला एग्जाम्पल, किसकी प्रेजेंस? MnO2 की प्रेजेंस में हो रही थी ना, KCl
प्लस O2 बना रहा था। ये यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे क्या है, ठोस है गैस है, अलग अलग है ना, ठोस है, ये क्या है, गैस है। समझ आ गई बात, समझ आ गई बात, अलग अलग प्रावस्थाएं इनकी। चलो हो गया। अब आ जाता है बेटा जी उत्प्रेरण के प्रकार। उत्प्रेरण वैसे कुछ बुक में 4 प्रकार के दिया रहता है, कुछ 5 प्रकार के, मैं पाँचों आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, उत्प्रेरण के प्रकार। ठीक है, उत्प्रेरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कैटालिसिस, ये पढ़ना है, टाइप्स ऑफ। लेकिन बेटा जी अभी ये ख़त्म नहीं होगा, इसलिए हम इसको अगले वीडियो में रखें, इसको हम अगले वीडियो में रखते हैं। धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। ठीक है, एक एसिड बेस उत्प्रेरक होता है, एक स्वतः उत्प्रेरण होता है, एक प्रेरित उत्प्रेरण होता है। धनात्मक मतलब जिसमें अपक्रिया का वेग बढ़ेगा वो धनात्मक होगा, जिसमें अपक्रिया का वेग, जब उत्प्रेरक उपस्थिति में अपक्रिया का वेग घटेगा तो ऋणात्मक होगा। स्वतः, जब कोई अपक्रिया स्वतः प्रेरित होगी, किसी अन्य अपक्रिया किसी अपक्रिया को प्रेरित करेगी, वो अलग होगी। समझ रहे हो। और भी बहुत सारे हो जाते हैं, यहाँ पे प्रेरित भी होता है। ठीक है, इन सबका डिस्कशन कल करेंगे। ठीक है बच्चा लोग, इन सब का डिस्कशन हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, फिर अगले में।